देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन देख लो। इंफ्रास्ट्रक्चर आर द फैसिलिटीज और द एक्टिविटीज which are needed to provide different kind of services in an economy. एक इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज फैसिलिटीज जो भी आपको प्रोवाइड हो रही है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। क्या क्या हो सकता है, ऐसे कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको इंडिया में प्रोवाइड होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, बहुत अच्छा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी होती है दिल्ली में। ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बैंकिंग फैसिलिटीज, और क्या हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, रोड, रेल, हाउसिंग, वेरी गुड, हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, गवर्नमेंट हाउसिंग भी प्रोवाइड करती है लोगों को। हेल्थ केयर हो चुका है, हॉस्पिटल हो चुका है, ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज, आपको ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। सैनिटेशन फैसिलिटीज इंडिया में कम है, होती होगी सैनिटेशन फैसिलिटीज, लिख लो ऐसा। वो क्या होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आपको मिलता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर घर तक तो साफ ही पानी आता है, बहुत पैसा लगता है यमुना के पानी को ठीक करके भी आपके घर तक भेजने के लिए, तो सारा का सारा आपको गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है, उसके बदले कुछ टैक्सेस मिलती है आपसे। हमारे पास दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इकोनॉमिक और सोशल। सोशल पर सब सोशल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा का सारा इकोनॉमिक आएगा। हेल्थ, हाउसिंग और एजुकेशन। जब गवर्नमेंट इन तीन चीजों के ऊपर खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, उसको प्रथम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना, और बाकी सबको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, बाकी सब पे जो खर्चा कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल, करती है गवर्नमेंट खर्चा। रोड्स गडकरी तो कर रहा है यार, रोड्स के ऊपर गडकरी तो खूब खर्चा कर रहा है, सही रोड्स। हाँ अब ये वाली ठीक थी, ये मतलब क्यों ठीक कर रहा है, वो कैंप से लेकर इधर तक की इतनी बढ़िया रोड थी, उसको तोड़ के ठीक करी जा रही है। वो तो इसलिए है कि चलो दोबारा पैसा जेब में जाएगा थोड़ा होगा उसके, वो अलग बात है, पर रोड हाईवेज तो बन रहे हैं, कितने सारे हाईवेज बन रहे हैं। आपका दिल्ली टू देहरादून का बन रहा है, मेरठ तक का तो कंप्लीट हो गया, ये देहरादून तक का पूरा बजट है इनका। जयपुर का ही पूरा मुंबई तक का बन रहा है, दिल्ली टू मुंबई 24 घंटे लगते हैं, 12 घंटे में बाइक कार, रात को बैठो सुबह पहुंच जाओगे। हाँ जी 12 घंटे दिल्ली से मुंबई, कितना बढ़िया हाईवे बन रहा है जयपुर से होते हुए। दिल्ली से लेके वैष्णो देवी का बन रहा है, सीधा अमृतसर से होते हुए वैष्णो देवी, सारे के सारे हाईवे बन रहे हैं आपके। और ये हाईवे पे काम कर रहा है, साथ में रोपवे पे काम हो रहा है बहुत ज्यादा, जितने भी पहाड़ हैं उनको रोपवे से कनेक्ट करेंगे। जैसे मसूरी जाने के लिए देहरादून से पूरा रोपवे बन रहा है, सीधा देहरादून से रोप पे बैठो और मसूरी पहुंचो ताकि कोई ट्रैफिक ना हो। ऐसे आधे घंटे को तो यार, 2 घंटे 1 घंटा तो लगता ही है, लगता है 1 घंटा। मैं देहरादून का ही हूँ, एक मैंने उसका चप्पा जाना हुआ है, मसूरी वसूरी तो ऐसी कभी शाम को निकल गए तो पहुंच गए मसूरी, ऐसा होता था। तो देहरादून से मसूरी ज्यादा दूर का नहीं है, तो उसको रोपवे से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि डायरेक्टली भीड़, कोई ट्रैफिक ना लगे। कितना भीड़ लगती थी, पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग्स बनाए जा रहे हैं, तो वो सारा टूरिज्म बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो इनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब बोलो क्या कह रहे थे, एक तुम्हारा उसमें क्वेश्चन आया था जी, तुमने देखा हो, रत्नमाला प्रोजेक्ट किसके ऊपर है, तो रोपवे के ऊपर है, ऐसा कुछ था तुम्हारा। हाँ जिप लाइन, बैठते नहीं उसके अंदर, बिठाते हैं 10 सवारी बिठाते हैं, खट 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 करके ले आते ऊपर केबल का, वो के रूप। ये एक टनल है जो अंडर वाटर जाती है, मैंने ऐसा कुछ एक पढ़ी थी, वीडियो देखी थी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अंडर वाटर ट्रेन की टनल है, उससे। अच्छा
स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? तो ये तो पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या है इंडिया के अंदर? मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहाँ, कौन से एरिया में, अर्बन या रूरल? रूरल एरिया में रिसाइड करती हैं, इसलिए रूरल डेवलपमेंट जरूरी है। रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था फोकस में, ज्यादा किसने बोला था बताओ? रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी। इतनी जल्दी मत बोलो, लास्ट बार ही कराया था। रूरल वुमेन आर स्टिल यूज बायोफ्यूल, शॉर्ट फॉर्म में लिखाऊंगा बिल्कुल। बायोफ्यूल आज भी यूज करते हैं, क्रॉप रेजिडुअल, काउ डंग, ये सारा का सारा यूज करते हैं, सारा का सारा। लॉन्ग डिस्टेंस वॉक टू फेच वाटर एंड बेसिक नेसेसिटीज। इलेक्ट्रिसिटी अभी भी बहुत कम प्रोवाइडेड है, और टैप वाटर फैसिलिटीज भी लिख लो। चलो, टैप वाटर अवेलेबिलिटी 31% है। थोड़ी थोड़ी याद कर लो, एक बार ना बुक से गो थ्रू पर रीड आउट कर लेना। कुछ नहीं पता सीयूटी में क्या आ, अगले साल से पता लगेगा क्या आएगा, इस साल नहीं पता। और जो ईयर्स है उनको याद कर लेना, क्योंकि ईयर्स हर बुक में सेम है। जैसे कि 1850 के अंदर आपकी रेलवे आई थी, 1853 में पहली बार चली, ये तो किसी बुक में चेंज नहीं होगा। ये डाटा हर बार चेंज होता रहता है, तो इस पे इतना स्ट्रेस मत करना। स्ट्रेस जो देना वो इन ईयर्स के ऊपर देना, अगर याद भी करना आ सकते। अगर इनमें से आएंगे तो छोड़ देना। 50 है, ऑप्शन तो है ही हमारे पास, हमें 50 तो अटेम्प्ट, भाई देखो जिसको 50 में से 50 आता है या जिसको 50 में से 40 आते हैं, आने दोनों के बराबर ही है। तो हम तो यही टारगेट दे देंगे, हमें 40 में से 40 क्रैक करने, 50 सोचे मत, 10 तो ऑप्शन लेके चलो अपना। 69 ड्रिंक फ्रॉम ओपन सोर्स आज भी, जैसे कि वेल, रिवर्स, पोन्स, और सिर्फ 30% के पास इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। कुछ डाटा है, लिख लो तो भला हो जाएगा। देन उसके बाद एनर्जी सेक्टर, ये शायद आपने नहीं पढ़ा था, तो इस पेपर देख लेना प्रथम। एनर्जी सेक्टर थोड़ा नोट भी कर लो। एनर्जी सेक्टर में दो तरह की होती है हमारी, एक होती है कमर्शियल एनर्जी जो बिकती है, और एक होता है नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी इसके साथ प्राइस अटैच होता है। ये जो होती है ये फ्री होती है एक तरह से। कमर्शियल में क्या क्या आ गया, क्या क्या खरीदते हो आप? कोल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के लिए यूज होता है। फ्री क्या क्या होता है आपके पास? कौन सी एनर्जी फ्री है? सोलर के लिए पैसा तो लगता ही लगता है, कॉस्ट ऑफ थर्मल तो सबसे महंगी है। विंड एनर्जी में भी पैसा लगता ही लगता है। फायरवुड, बायोफ्यूल, काउडंग, काउडंग की, एलपीजी कमर्शियल बेची जाती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देके बेचती है। वो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, एग्रीकल्चर वेस्ट, these are basically renewable and these are non-renewable. Basically these are used by industries और कमर्शियल के लिए यूज होती है। आप सब खरीदते हो कमर्शियल पर्पस के लिए, घर में बेची जाती है, और ये वाली जो यूज होती है डोमेस्टिक यूज के लिए, डोमेस्टिक एंड पर्सनल यूज। डोमेस्टिक एंड पर्सनल टाइप ऑफ एनर्जी दो तरह की हो सकती है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो होती है जो पुराने जमाने से चलती आ रही है, नॉन कन्वेंशनल ये वो होती है जो अभी अभी आई है, मॉडर्न है। जैसे कि नॉन कन्वेंशनल में क्या हो गया हमारा? थर्मल, कोल, ऑयल,
और नॉन कन्वेंशनल में क्या हो गया, सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल, ये सारे के सारे इंडिया में धीरे धीरे आ रहा है कॉन्सेप्ट सोलर का, आना भी चाहिए धीरे धीरे, सोलर एनर्जी आई जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार आएंगी क्या होगा, एक्सेप्टेंस में टाइम लगेगा। तो दिमाग में आइडिया आ रहा था एक दिन सोते सोते, गाड़ी के ऊपर ही सोलर वाला वो लग जाए, अगर चलते चलते चार्ज हो जाए, रेंज हो जाए, मजा आ जाएगा। तुम इम्प्लीमेंट कर देना। उसमें मुझे डर लगा कि इतनी ओवर चार्ज ना हो जाए कि बैटरी में आग लग जाए। सारा आता है दिमाग के अंदर, यार गर्मी इतनी होती है, आइडिया अच्छा है ना। ऊपर जो उसका वो लगता है वहां पर सोलर पैनल लगा के दे दो, अपने आप चार्ज होती रहे धीरे धीरे। गर्म हुआ तो नहीं है, डालते हैं एक बार, अच्छा आइडिया है ना, लगा के बेचो, खुद ही बनाएंगे ना फिर। नॉन रिन्यूएबल होती है ये सारी की सारी, लिमिटेड होती हैं। हर साल कोल की शॉर्टेज होती है इंडिया के अंदर, हर साल कोल की शॉर्टेज नहीं होती। नहीं, कोल क्राइसिस ना, कोल क्राइसिस अलग। तो मैंने केस स्टडी अगर कहोगे तो दिखा दूंगा, टाइम मिलेगा तो। कोल की हमारे इंडिया में कब 100 साल तक भी कमी नहीं हो सकती। डिस्ट्रीब्यूशन, वो कोल की नहीं होती शॉर्टेज, वो डिस्ट्रीब्यूशन की शॉर्टेज होती। अभी एक केस स्टडी दिखा, तुम्हें पता लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टेज होता है हमेशा, कोल की वेस्टेज हो ही नहीं सकती, इतना कोल है हमारे पास। बताऊंगा, हम ना एक्सट्रैक्ट नहीं करते कोल, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो जाता है हमारा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की वजह से आगे ऑर्डर नहीं मिलता। तो वो ऑर्डर नहीं निकलता तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं करती गवर्नमेंट, वरना कोल बहुत है हमारे पास। pollute atmosphere and expensive, and these are renewable, abundant, इतनी पड़ी हुई है कि पूछो मत, इको फ्रेंडली एंड चीपर। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए नॉन कन्वेंशनल पे, खासकर सोलर के। बहुत महंगा, मैं भी अपने घर में सोच रहा था, बट 3 लाख रुपए का इसका पैनल लगेगा, और 3 लाख पैनल लगने के बाद सारी चीजें इसको सपोर्ट नहीं करती। जैसे टीवी चला रहे हैं ना, तो वो वोल्ट इतनी हो सकती है कि तुम्हारा टीवी फूक सकता है। तो ऐसे इक्विपमेंट आपको नए खरीदने पड़ेंगे जो सोलर के साथ कनेक्ट देनी चाहिए, देती है गवर्नमेंट सब्सिडी। नहीं, स्मॉल स्केल पे भी देती, फिर भी नहीं हम लिखे सकते, इतना महंगा बनता। गाड़ियों पे नहीं दे रहे, जो टाटा की कौन सी गाड़ी है जो इलेक्ट्रिक वाली आती है, 16 लाख की आती है, गवर्नमेंट 12-13 में पहुंचा देती है उसकी सब्सिडीज करके। वहाँ बिजली आती है, वहाँ सारा सोलर लगता है, बिल्कुल वहाँ पे सारा सोलर लगता है। आगे चलो, हमारा कंजम्पशन पैटर्न हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से कैसे जनरेट होती है, तो ये देखो, ये हमारा सूरज है, ठीक है, इसकी सोलर रेडियंस है। जो सोलर रेडियंस होती है वो हमारी सोलर पैनल पे आके लगती है। कुछ भी इसमें से एक वर्ड पूछ सकता है आपको, सोलर पैनल से। इसमें एक सेल है, इसका सेल का नाम लिखो, फोटोवोल्टिक सेल्स। इसको याद कर लेना, कभी कभार वो क्वेश्चन में दे दे। यहाँ से फोटोवोल्टिक सेल जनरेटेड, और वो फिर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो बनता है, और वो जाके बल्ब को लाइटन करता है। चलो ये बल्ब है, ठीक है, अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बल्ब को जाके वो लाइटन करता है। चलो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, तो मैं बस यही याद करना है, उसके अलावा कुछ याद। हाँ, ये सेल जनरेट होता है, और इस सेल से फिर आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब बाकी साइंस का है अपना, मेरा ज्ञान, इतना ही हमें याद करना है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आज की डेट में है, थर्मल से हम जो पावर लेते हैं वो 67%, हाइड्रो से
13.6 का लेते हैं, और जो ये सबसे चीपेस्ट है, हाइड्रो से सबसे चीपेस्ट है। न्यूक्लियर या एटॉमिक, इससे तो सबसे कम ही होगा, न्यूक्लियर से 2%। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरेट, इससे खतरा ये रहता है। कल जो था वो जो आसमान से गिरते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेटेओर। कल मेटेओर डे था। ओले तो गिरते हैं, ओले भी गिरते हैं, कल बारिश हुई थी, कल मेटेओर डे था। वो न्यूक्लियर था ना, तो उसको कंपेयर करा था कि जापान में कौन सा वो गिरा था, ओरिशिमा। तो वो वाला जो था ना, उससे 50 गुना इम्पैक्ट था जब वो 1908 में गिरा, उसकी रेडिएशन, वो रेडियो एक्टिव वहां से आया था। गवर्नमेंट ने कुछ बजट बना रखा है, हमारी शायद बुक्स में है नहीं, आपके जर्नल उसमें आपने पढ़ा होगा। जब मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए थे तो गवर्नमेंट ने जो फ्यूचर के बजट बना रखे हैं ना, सोलर से कितना जनरेट करना है टारगेट और विंड से कितना करना है, ये अपने उसके लिए तैयार कर लेना। इस तरह के जीके में क्वेश्चन आते हैं। गवर्नमेंट बजट तो नहीं लिखूंगा, एस्टिमेट फॉर विंड एनर्जी The official estimate of wind energy potential in India by the Center for Wind Energy Technology is 49 gigawatt, which is equivalent to only 4% electricity needed in 2022. अरे यार नहीं यार, फ्यूचर टारगेट लिखते हैं ये अपने जीके के लिए, और यहाँ से भी हमारे इसमें पूछ सकता है, हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है पर आ सकता है। गवर्नमेंट फ्यूचर टारगेट, मिनिस्ट्री सेटअप 5.0 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन बाय 22, ये नोट कर लो। 5.0 गीगावाट बाय 22 और 30 गीगावाट बाय 2030, ये हमने सेट किया हुआ है ऑफशोर के लिए, विंड एनर्जी के लिए। बस 5 2020 कर दो, 30 2030 कर लो विंड एनर्जी के लिए। और अगर मैं सोलर एनर्जी का लूं, सोलर एनर्जी के लिए देख लो 175 2022 था। इसमें ये सही है, इसमें टोटल आ गया, टोटल आ गया, विच इंक्लूड 100 फ्रॉम सोलर, 60 फ्रॉम विंड, 10 फ्रॉम बायो एंड 5 फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो। अभी ऊपर वाले में क्या लिखवाया था मैंने? विंड में कितना था? हाँ ऑफशोर के लिए, हाँ ये टोटल, ये ज्यादा अच्छा डाटा, ये नोट कर, ये डाटा काम आएगा आपके जीके में भी। मेरे टाइम में तो क्वेश्चंस रेज हुए थे यहाँ से, अभी देख लो। एक WTO को कर लो, आजकल WTO बड़ा उसमें चल रहा है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैट, ये अच्छे से कर लेना, आजकल न्यूज में बहुत चल रहा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है WTO। हमारी सब्सिडीज के ऊपर वो कर रहा है कि तुम फार्मर को इतनी सब्सिडीज देते हो, तुम्हारी क्रॉप सस्ती हो जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में तुम्हारी क्रॉप बहुत सस्ती बिकती है, तो तुम्हें सब्सिडी देना बंद करो। WTO ये कह रहा है। दूसरा वो कह रहा है कि तुम्हारे जो प्रोडक्ट है ना, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेचेंगे। कॉफी के ऊपर बैन लगाने जा रहे हैं, और क्रॉप्स के ऊपर भी तो बहुत गड़बड़ करने वाले हैं WTO। हाँ फेयर नहीं है ना, वो अमीरों की है भैया WTO, गरीबों की थोड़ी है, डेवलपिंग कंट्री की थोड़ी है, डेवलप्ड कंट्री की है। हाँ उन्होंने पहले लगा दिया, बाकी अब धीरे धीरे कंट्री लगा रही है WTO के जो उसमें आकर, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि 1966 के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हम सरप्लस में बफर स्टॉक मेंटेन करके रखा हुआ है हमने, कहाँ यूज करेंगे उसको, बर्बाद जा करेगा। चैलेंजेस इन पावर सेक्टर, पावर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अंडर यूटिलाइजेशन है ना, अभी जो हमारी सोलर पावर है उसको अंडर यूटिलाइज करते हैं हम, यूज ही नहीं करते अप टू द मैक्स, अंडर यूटिलाइजेशन।
इनसफिशिएंट कैपेसिटी, प्लांट इफेक्टिव नहीं है बिल्कुल, इनसफिशिएंट कैपेसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बहुत बड़ा कारण है एक जगह से दूसरी जगह। एक बार प्लान बना था कि यूएई से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, यूएई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वहां से सोलर पैनल लगवा के यूएस भेजे। और उन्होंने जब एस्टिमेट लगाया ना, तो इतनी ज्यादा वो लॉस हो रहा था ना कि वो कर ही नहीं पाते थे, आते आते खत्म हो जाते, वो प्लान ड्रॉप हो गया। पर हमारे यहाँ तो कर ही सकते हैं आराम से, नीचे गुजरात भी है और अपना राजस्थान है, गर्मी तो वहाँ पड़ती है बहुत अच्छी, दिल्ली में ही पड़ती है अब तो, ग्लोबल वार्मिंग है साथ, कह रहा पूरा लगाओ सोलर एनर्जी, इतनी लगा सकते हैं, पूरी सोलर एनर्जी मिलेगी। पावर कट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली में कम लगते हैं पर दूसरी स्टेट्स में बहुत पावर कट है आज, रूरल एरिया में तो है ही है। अब आ जाओ उसके बाद हेल्थ सेक्टर। एक इसमें मैं तुम्हें दिल्ली का बोर्ड का नाम, हाँ एक बार ये रहता है, मैं इसको बताऊंगा तुम्हें दिल्ली के बोर्ड का। और जो एनटीपीसी है वो हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका तो लिख लो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसको तो मैंने शेयर भी खरीदे हुए हैं। एनटीपीसी थर्मल पावर एक ही है जो कोल एक्सट्रैक्टर, गवर्नमेंट की कंपनी, एनटीपीसी। हेल्थ में आ जाओ। हेल्थ में मैंने आपको बताया था हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। आप फिजिकली भी और मेंटली भी जब फिट होगे तब आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। सोशल, चलो सोशल भी फिट होगा, आजकल सोशल फिट होना बहुत जरूरी है, फेसबुक इंस्टा पे फिट होना बहुत जरूरी है यार, सोशली फिट होना बहुत जरूरी है, सोशल वेलबींग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है तो आप हेल्थी हो, यू शुड बी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं? हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, बेड्स एटसेट्रा। इसमें डाटा मैं लिखवाऊंगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा काफी मेजर रोल प्ले करता है, प्राइवेट सेक्टर। बस इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं मैं पूरे चैप्टर में से। 70% ऑफ हॉस्पिटल्स आर रन बाय प्राइवेट सेक्टर। जितने भी छोटे छोटे गवर्नमेंट के तो सिर्फ 30%, एंड दे कंट्रोल 2/5 ऑफ द बेड्स अवेलेबल इन हॉस्पिटल। तो इन डाटा से आपके बन सकता है 60% डिस्पेंसरी प्राइवेट सेक्टर के पास, प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर 80% ऑफ आउटपेशेंट। आउटपेशेंट का मतलब बाहर से नहीं, हाँ जो एडमिट नहीं होते, एंड 46% टू इन पेशेंट। इन पेशेंट में इसलिए कम है, प्राइवेट सेक्टर खा जाता है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में फोर्टिस अपोलो चले जाओ, 2 दिन अगर एडमिट हो जाए तो पूरा हाल हो जाएगा। पेशेंट कहता है भैया अभी निकाल दो मुझे, दवाई ववाई दो निकलो। गवर्नमेंट में क्या है, आराम से पड़े रहो 10 दिन की, कोई पूछेगा नहीं, पर बेड तो मिलेगा साइड में कहीं। तो इसलिए इन पेशेंट कम है प्राइवेट सेक्टर में, आउट पेशेंट ज्यादा है। फिर उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ, कितने कितने हॉस्पिटल्स हैं वो मैं लिखवा नहीं रहा, डाटा है तो मेरे इसमें पूरा नोट में पूरा डाटा लिखा हुआ है कि हाँ कितने। 3 हमारे हेल्थ सेक्टर हैं, वो लिख लो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। 3 हेल्थ केयर है हमारे, यहां से क्वेश्चन रेज हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर क्या क्या आ गया आपका हेल्थ सेक्टर के अंदर? एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ फूड,
बेसिक मेडिटेशन आ गया, बिल्कुल। बस आपको बेसिक मेडिसिन आ गई। और बहुत सारी चीजें हैं, काम जैसे मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, बेसिक मेडिसिन एंड चाइल्ड हेल्थ, ये सारी की सारी चाइल्ड हेल्थ। सेकेंडरी के अंदर क्या आया है, इसके अंदर बेटर फैसिलिटीज होती हैं, मशीन्स होती हैं फॉर सर्जरीज एंड ईसीजी। ये इंपॉर्टेंट है। वो बोलेगा ईसीजी की मशीन्स कौन से हेल्थ केयर में आएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? तो प्राइमरी में आएगी। ईसीजी हो गया इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, टर्शरी में हो गया, पर यहां से स्टार्ट हो गया। सेकेंडरी में यहां तक की मशीन, टर्शरी में एडवांस लेवल इक्विपमेंट, एडवांस लेवल इक्विपमेंट, जिसमें सारी तरह की कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ केयर आपको मिलेगी, जैसे कि एम्स। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था मेडिकल टूरिज्म के बारे में। मेडिकल टूरिज्म क्या था, बताओ प्रथम, बोलो। मेडिकल टूरिज्म, जब लोग बाहर से आते हैं हमारी कंट्री में इलाज करवाने, दैट इज मेडिकल टूरिज्म। ये इंक्रीज हो रही है, रीजन चीपर है, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव। और बोलो स्किल्ड डॉक्टर्स, बहुत स्किल्ड डॉक्टर्स। और बताओ हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास। और क्या क्या हो सकता है, सस्ता हो गया है, हेल्थ केयर भी सबसे बेस्ट है ये सब, इसके अलावा कुछ नहीं। आईएसएम, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्या था इसका सबसे इंपॉर्टेंट, आयुष। आयुष, ये आएगा यहाँ से क्वेश्चन, AYUSH। ए से क्या हो जाता था, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धि, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। डिफरेंस नहीं आएगा, आयुष के फुल फॉर्म पूछ लेगा, बोलेगा विच ऑफ द वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ आयुष या आईएसएम। तो ये आईएसएम है, इसके टोटल 4095 हॉस्पिटल्स हैं, आयुष हॉस्पिटल्स, और 27951 डिस्पेंसरी, और 8 लाख रजिस्टर प्रैक्टिशनरी, रजिस्टर प्रैक्टिशनर। ठीक है, आईएसएम के अंदर ह्यूज पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स है, इको फ्रेंडली है, बहुत अच्छे, इको फ्रेंडली है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट हो गया, कॉस्ट इफेक्ट, बस यही सब है। बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है रिकवर हो, है ना। आयुष से धीरे धीरे इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है। फिर अगर हमने ग्लोबल बर्डन ऑफ डेट पढ़ा था, याद है ग्लोबल बर्डन ऑफ डेट? डेफिनेशन लिख लो, इट इज एन इंडिकेटर टू मेजर द नंबर ऑफ डाइंग, बिल्कुल, ये लड़की बहुत मेजर द नंबर ऑफ पीपल डाइंग prematurely due to a particular disease, as well as prematurely के साथ as well as years spent by them in the state of disability, in the state of disability, या तो प्रीमेच्योरली डेथ हो गई है या कितने साल तक वो उस बीमारी में रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डेथ। अर्बन रूरल रिच डिवाइड ये नहीं करवा रहा, वुमेन हेल्थ के ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा सा,
वुमेन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि वुमेन को इक्वल राइट्स अभी भी नहीं मिलते हैं, इसलिए वुमेन हेल्थ के ऊपर ध्यान देने में बहुत जरूरत होता है ना। वुमेन हेल्थ अपनी ख्याल भी नहीं रखती मम्मी लोग, तो नहीं रखती ना मम्मी लोग ख्याल। हमारी तबीयत खराब हो जाए तो सारी दवाइयाँ आ जाती है, उनकी होती है तो लाती नहीं है उन्हीं दवाइयाँ, कुछ हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वुमेन, दे सफर फ्रॉम एनीमिया तो है ही, पहले एजुकेशन, दे सफर फ्रॉम लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर से वो दूर ही हैं, ठीक है। जो हमारी चाइल्ड सेक्स रेशियो थी has been declined from 927 in 2001 to 914 in 2011, ठीक है ना। 927 समझ गए होंगे अब, 927 फीमेल फॉर 1000 मेल, तो अब मैं 9114 फीमेल फॉर 1000 मेल। अभी एक फिल्म भी आई थी रणबीर सिंह की, लेटेस्ट मूवी कौन सी आई है? हाँ 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 हाँ, जिसमें बेटी के ऊपर ही था, उसके बेटी को कत्ल कर देते थे। हरियाणा में उसमें दिखाया था कि वुमेन पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो गई। देखा करो यार, मूवी बहुत कुछ सिखाती है, उसमें यही दिखाया था। 5% गर्ल्स एज्ड फ्रॉम 15 to 19 गेट मैरिड एंड गिवन बर्थ, ठीक है। 5 to 19 सीधा लिख देता हूँ, मैरिड और एटलीस्ट one child, and 50% of married women, यहाँ पे आ गया अनेमिया, वुमेन एज हो गया 15 से 19, 49 सॉरी, हैव अनेमिया। अनेमिया किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ आयरन। बस इतना ही है। क्वेश्चंस करेंगे 10-15 मिनट, क्वेश्चंस करेंगे फिर चलो जल्दी से बुक निकालो। एक बार ये बुक के अंदर भी जो एक पेज इन्होंने लिख के दिया होता है ना, वो भी पढ़ लिया करो, एक बार वो पढ़ लिया करो। कभी कभी इसमें कोई डाटा होता है इंपॉर्टेंट, तो वो काम आ सकते हैं। ये यहाँ पे देखो 11th पॉइंट में दे रखा है, द टारगेट फॉर वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी इन 2022 is 175 gigahertz. The major contribution is solar gigahertz, wind energy 60 gigahertz. यही है पेज नंबर 156। अगला भी देख लो, 12th भी अच्छा ही लग रहा है पॉइंट। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी एज एट एंड मार्च 2017 बस 326 गीगावाट। ऑफ दिस थर्मल पावर अकाउंटेड फॉर 66%, रिन्यूएबल 17, हमने एक नहीं लिखा, रिन्यूएबल 17 हो गया टोटल, वही हाइडल हो गया 13, न्यूक्लियर हो गया 2, ये लिखा है थोड़ा सा, ये लिखा था 2% मुझे याद आ रहा है, न्यूक्लियर वो टोटल हो गया ना, रिन्यूएबल सब आ गया ना उसमें, न्यूक्लियर भी आ गया, सॉरी न्यूक्लियर कह रहा हूँ, विंड सोलर ये सब आ गया। और कोई डाटा देखो, आयुष हो गया, 21 देख लो, 21 में एक बार। द मेन हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट आर NHM, consist of NRHM launched in 2005, NUHM इतना कौन याद थोड़ी रखेगा, नहीं रखने की जरूरत है इसको याद। इसमें कोई जो क्वेश्चन आएगा ना वो वाला एक बार पढ़ लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे तो उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। 23 देखो, हाँ वो देख सकते हो एक बार, हाँ वो आ सकता है। 23 देखो, आयुष भारत, एक उज्ज्वल योजना थी, उज्ज्वल योजना LPG वाली योजना है, ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना, उज्ज्वला बोलते हैं उसमें, उज्ज्वला योजना, ठीक है। ये LPG सिलेंडर के लिए थी, गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी 1 मई 2016 बाय नरेंद्र मोदी, टू डिस्ट्रीब्यूट 50 million LPG कनेक्शन टू द वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन।
तो ये उज्ज्वला योजना थी। इसको फुल फॉर्म भी लिख लो, एक बार लिख लो कहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, स्पेलिंग भी लिख लेना, योजना। कभी अगर पूछ ले उज्ज्वल की जगह उज्ज्वल भी लिख देते कभी कभार, तो वहां पे कंफ्यूज ना कर दे। तो इसको लिख लो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016, नरेंद्र मोदी, 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन, ऐसे करके लिख। और ये आज भी एक्टिव है। सिलेंडर 1000 का हो गया अब, और गवर्नमेंट ने अभी 1 महीने पहले 200 रुपए की सब्सिडी दी है, जो इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में है उनको 200 रुपए की सब्सिडी और दिया, तो यहां से क्वेश्चन रेज हो सकता है क्योंकि रीसेंट टॉपिक है। फिर देखो 23 में क्या लिखा हुआ है, आयुष भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन रीनेम एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान was rolled out in September 23, 2018 and become operational on 25th September. This is a health insurance scheme. Health insurance scheme. It aimed to provide a coverage of 5 lakh per family annually, benefiting more than 10 crore poor families for secondary and tertiary healthcare through a network of implant healthcare providers. अच्छा, ये भी देख लें। चलो अब क्वेश्चंस करें। क्वेश्चंस तो आसान ही होते हैं। पहला देखो, डैश इज द बेसिक एंड सपोर्टिंग सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज सोशल एंड इकोनॉमिक। थर्ड देखो, डैश इंक्लूड दो सर्विसेज फैसिलिटीज व्हिच हैव अ डायरेक्ट इकोनॉमिक। Since independence, India has witnessed a considerable fall in the infant mortality rate in India. Identify which of the following may not be reason. कौन सा हो सकता है? सी पार्ट, स्टैंडर्ड लिविंग कॉल थोड़ी हुआ है। 218 था हमारा at the time of independence infant mortality rate. Fifth, infrastructure contribute to economic development of a country in lot of ways except increase mobility. Sixth, which of the following is not a part of economic infrastructure? Education, housing और health. ये तीन सोशल है, बाकी सब इकोनॉमिक है। Which of the following comes under social? Health आ गया। Which is not a conventional, यानी जो पुराने जमाने से यूज करते आए हो, सोलर। Identify which of the following statement is not true. Agriculture depend on infrastructure, true है। Development of infrastructure and economic hand by hand, बिल्कुल चलेगा। For low level countries, basic infrastructure service like irrigation, transport are more important, बिल्कुल true। Share of power and telecommunication infrastructure is less in high income, गलत है, ज्यादा होता है। Energy obtained from those source of energy which generally do not command a price, non-commercial. Which of the following is not a commercial source of energy? Firewood, not a commercial source. Power generation from water is called tidal. ईशा थक गए? कौन सी? कहाँ, कितने बजे, कहाँ पर? 13 देखो, electricity generate from radioactive element is called nuclear, radioactive. 14, identify which of the following is not a challenge faced by the power sector. The installed capacity of power plant is overutilized. जितनी है उसको overutilized करते हैं। 15, from which source of generation India gets the largest thermal? कोल सप्लाई की मैंने बोला कि ये शॉर्टेज, अच्छा नहीं है। इंडिया पावर सेक्टर इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। मेरे हिसाब से तो पहले तो ओवर यूटिलाइजेशन, और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। पर रॉ मटेरियल में फिर क्या आ गया, और भी कुछ आ सकता है। अंडर यूटिलाइज भी और ओवर यूटिलाइज। देखो इसका आंसर क्या है, 14 का आंसर क्या है? ओवर यूटिलाइज भी है यार, ओवर यूटिलाइज है। अंडर यूटिलाइज भी है कहीं कहीं जगह, ओवर यूटिलाइज ज्यादा है। बी पार्ट कहते रहा मैं, ओवर यूटिलाइज। The installed capacity of power sector is overutilized, is not a challenge. Underutilized है हमारे पास जो पावर प्लांट। 15,
From which source of energy generation India gets the largest amount? Thermal. हो चुका. The Delhi State Electricity Board was set up in 1951. Delhi State Electricity. 1951. Delhi State Electricity Board was. तो ये क्वेश्चन अब, अच्छा वो बोर्ड है, अब तो टाटा को दे दिया ना. पीछे देख लो उसका आंसर सीधा. 1951. In which sector PLF, plant load factor, term is used to measure operation efficiency? Thermal power. और थर्मल पावर हमारा ओवर यूटिलाइज्ड है, बाकी सब अंडर यूटिलाइज्ड. इतना अंडर यूटिलाइज नहीं है. हाँ वो 80 करता है, वो तो अंडर यूटिलाइज. Which of the following is not a non-renewable source of energy? Thermal is a not, coal से आता है ना. Which of the following is not a part of 3-tier system of health insurance? Communicable health care. Hospital set up in village and small town. Primary आ गया. The dash includes many premier institute. AIMS, tertiary. Hospitals जिनके पास X-ray और ECG machines हैं, वो कौन से हो गया? Secondary health care. अभी लिखा है. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अभी पढ़ा था, ये हेल्थ इंश्योरेंस था, वो शायद 10 लाख बेनिफिट कर रही थी, हमने पॉइंट पढ़ा था ना. प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, वही तो उसमें भी था. एजी लिख दिया था आगे उसने. ये देखो ना, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड रिलायबल हेल्थ केयर स्पेशली इन रूरल एरिया, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, मेंटेनिंग जेंडर बैलेंस. सीडी तो नहीं होगा. और एक बार नॉट एन ऑब्जेक्ट. एक बार पढ़ लो ये है क्या. NRH, एक बार देख लो NRH, नेशनल हेल्थ मिशन, और आर आ गया तो रूरल हेल्थ मिशन. तो ये दो, फिर तो इसमें आगे क्या जाए. मेन गोल देख, is to improve the ability and access of quality health care. ठीक है. Especially for those residing in rural, poor, women, children. Universal access to public health and women. सब वो आ गया वाटर न्यूट्रिशन. तो फिर इसका नॉट आ गया तो इंश्योरेंस वाला नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस वाला कौन सा था? इंश्योरेंस वाला था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, वो इंश्योरेंस. फिर NRHM was launched in year 2005. यहीं पे सामने पड़ा हुआ है. इतने सारे बकवास इसने जो लिखे हुए हैं हमारे एनसीईआरटी में थे ही नहीं. आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, चलो अभी तो पढ़ा था, 5 लाख फैमिली को दिए, ये तो अभी पढ़ा था. हेल्थ एक्सपेंडिचर वाज ओनली 3.7. हेल्थ एक्सपेंडिचर, इसको हाईलाइट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन. आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन 2016 एज अ परसेंटेज ऑफ करंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ वाज 65%. आज के मुताबिक उसका 65% हमने खर्चा करा था 2016. 28. Scholars assess people's health by taking into account various indicators except GDP growth. बाकी तो सारे इंडिकेटर हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़े थे. Dash government involves broad policies and plans through central, the union government. हमने पढ़ा था ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सारा यूनियन मिनिस्टर के अंदर आता है. देखो 30 का देखो, इंडिया इज एबल टू अट्रैक्ट मेडिकल टूरिज्म बिकॉज ऑफ लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्वालिफाइड पर्सोनल, एक्सपेंसिव हटा दो, 1 2 4. फिर कहता है ISM में कितने वो होते हैं सिस्टम, 6 सिस्टम है. आयुष का फॉर्म हुआ था 2014 में, फॉर्म हुआ था आयुष 2014 में फॉर्म हुआ था. बिल्कुल. इस बार जो योगा दिवस बनाया गया था 2022, कौन सा बनाया गया होगा? 8th इंटरनेशनल बनाया गया. ठीक है. हाँ, 1 जून को था. आयुष जब 2016 में स्टार्ट हुआ था तो गवर्नमेंट ने वहीं से स्टार्ट. देखो ना,
हाँ, इंटरनेशनल योगा डे। इस बार थीम क्या थी इसकी, ये भी याद कर लेना। इस बार थीम कोविड से रिलेटेड थी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इस बार की थीम थी, तुम्हारी जीके में क्वेश्चन आ सकते, ठीक है। योगा फॉर ह्यूमैनिटीज इस बार की थीम, और ये 8th योगा दिवस था, क्योंकि 2014 से स्टार्ट करा था, तो 8वां जाके बनेगा। 8वां या 9वां? 14 को भी तो गिनोगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9th बन रहा है। चल चेक कर लेते हैं। इस वाज वो तो 2014 आ गया। विच योगा, विच इंटरनेशनल, ये तो गुप्ता सर से पूछना पड़ेगा मुझे, वो अभी बता देंगे। 8th है ना, 8th इंटरनेशनल, 8th था। अच्छा, 2014 में आयुष बना होगा और 2015 में इसको बनाना शुरू किया गया, ठीक है। आयुष 2014 में, 8th याद रखना, ये भी तुम्हारा जीके में क्वेश्चंस आ सकते हैं। 33 देखो, डैश इज द इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट। डी पार्ट, ग्लोबल बर्डन ऑफ डेथ, अगला भी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अगला भी। इसके बाद एक दो स्टेटमेंट कर लेते हैं, फिर क्लास होगी। और 40th पे आओ। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स प्रोडक्शन and distribution process directly and indirectly. True. Infrastructure associated with energy, transport and communication is a social cause. तो इसका हो गया C. Infrastructure can be divided into economical and social. True. Development of economical infrastructure adds to human capital while social नहीं, उल्टा लिख दिया, false. तो आंसर इसका भी C हो। 42. Inadequate infrastructure can have multiple adverse effects on health. Infrastructure contribute to economic development of a country by increasing the productivity of the factor of production and improving the quality of life too. 43 देखो, as economics matures and most of their basic consumption demands are met, the share of agriculture increases. Modern agriculture sector growth hugely depends on development of infrastructure. Modern agriculture sector growth hugely true तो डी पार्ट आंसर आएगा ट्रू। 44 देखो, there are two main source of energy, commercial and non commercial. True. Non commercial source of energy are available in the market at large scale. False. false है ना, नॉन कमर्शियल सोर्स। कमर्शियल सोर्स तो मार्केट में लार्ज स्केल पे है, बिजली थर्मल से तो मिल रही है। ये तो निकालो सर, बड़े भी आई भी बन रहे। 45 commercial source of energy are generally exhaustible. Commercial, true. Being a tropical country, India has almost unlimited potential for producing all type of energy, solar, wind and tidal. यहां से भी तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है जीके के अंदर, हमारे पे कौन कौन से ट्रॉपिक है इंडिया के अंदर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है शायद, हमारे पास। हाँ, 2 ट्रॉपिक है शायद, कैंसर और कैप्रिकॉर्न। ये देख नहीं, यहाँ से भी तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। जनरल अवेयरनेस के साथ साथ मैं बताता रहता हूँ, ये क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे। आज मैं एक देख रहा था, एक कंट्री जो बिल्कुल इसी के ऊपर, इक्वेटर नाम की कंट्री है वो, उसका नाम ही यही है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन उसमें दिखा रहे थे वीडियो के अंदर। उसके अंदर रात ही नहीं होती, 11-11, 12-12 बजे भी दिन निकला हुआ है,
रात के 3-4 बजे भी दिन निकला हुआ होता है गर्मियों के सीजन। हाँ हाँ, नहीं रात ही नहीं होती, अंधेरा नहीं होता। हमारे हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे ही है। इंडिया में जो यहाँ की वो है ना, जो हमारी इधर की स्टेट है आसाम की साइड या उससे उधर की तरफ सिक्किम, वहां के लोग कहते हैं कि हमारी रात 8 बजे होती है और हमारा जो दिन सूरज निकल जाता है वो 4 बजे निकल जाता है। हमारा टाइमिंग चेंज करो, हमारा एक लोग वो इंडिया का टाइमिंग से अलग करो, क्योंकि हमारा टाइमिंग ही बिगड़ा हुआ है। 4 बजे दिन हो जाता है, हमारी आँख 5 बजे खुल जाती है, बट हमें काम पे जाना पड़ता है 9 बजे। तो वो कह रहे हैं हमारा टाइम चेंज कर दो। इस पर भी बहुत डिबेट चली थी 1 साल पहले। वो कह रहे थे हमारा अपना टाइम जोन रखो। हाँ, ये अपनी इस साइड की सारी सिक्किम मिजोरम ये सारी, हाँ बिल्कुल इस साइड ये सारे के सारे कह रहे थे हमारा टाइम चेंज करो। इनको बहुत दिक्कत हो रही थी, 8-8 बजे 7-8 बजे इनका दिन निकल जाता था, या 11-12 बजे रात होती थी, ऐसा कुछ था इनका उल्टा। हाँ हम यार दिन, जैसे विदेशों में क्या होता है, वो अपना टाइम चेंज कर देते हैं ना, क्योंकि उनकी रात अलग होती है दिन अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से टाइम रख देते हैं। हमारे इंडिया में भी तो ऐसी है, कनाडा में नहीं होता। एक शहर से दूसरे शहर में जब जाते हो वैंकूवर और उधर जाते हो, पूरा दिन का डिस्टेंस है 12 घंटे का नाइट, और उसमें कनाडा तो है ही सबसे बड़ा वैसे तो। बस चलो इतना ही करते हैं, आगे सब हम लोग करके क्लियर है ये मानी तुम्हें?